नमस्कार, इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं और आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति बनी। जापान ने भारत में निवेश बढ़ाने का भी ऐलान किया और अगले 5 साल में 3.2 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा कि हमने आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता खोला है। तय हुआ है कि द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देश अपने विचार साझा करेंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी समन्वय बढ़ाने पर सहमति बनी है। हमारा आपसी विश्वास, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे हमारे साझा मूल्य हमारे संबंधों के मूल में है, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। पंजाब में भगवंत मान की नई सरकार ने मंत्रिमंडल गठन के फौरन बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक की और चुनावी वादे को पूरा करते हुए 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया। सरकार की तरफ से कहा गया कि इन नौकरियों के लिए 1 महीने के भीतर वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस में होनी है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। 25,000 सरकारी नौकरियां ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ। ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ कोई सिफारिश या रिश्वत नहीं चलूगी। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहली कैबिनेट बैठक में 1 महीने में 25,000 सरकारी नौकरियां निकालने का फैसला लिया गया। इनमें 10,000 नौकरियां पंजाब पुलिस में, जबकि बाकी 15,000 अन्य विभागों में निकालने का फैसला लिया गया। पंजाब में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके समाधान का वादा आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान किया था। ये किस तरह से लागू होगा ये फैसला, किस तरह से नौकरियां लोगों को मिलती हुई दिखाई देंगी, इस पर हमें आगे नज़र रखनी होगी। क्योंकि जो सरकारी नौकरी का जो फैसला होता है, सरकारें कर तो लेती हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है कई बार वो इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि लोगों को फ़ायदा मिलते मिलते, नौकरी मिलते मिलते बहुत देर लग जाती है। पहली कैबिनेट बैठक में जो फैसला किया गया है ये सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, लेकिन और अच्छी बात तब होगी जब ये सही तरीके से लागू भी हो जाए। इससे पहले भगवंत मान सरकार की कैबिनेट ने शपथ ली। दिड़बा से विधायक और नेता विपक्ष रहे हरपाल सिंह चीमा, मलौट से विधायक और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत कौर, जंडियाला से जीतने वाले हरभजन सिंह ईटीओ, मानसा से विधायक और डेंटिस्ट डॉक्टर विजय सिंगला, बरनाला से लगातार दूसरी बार विधायक गुरमीत सिंह मीथेर, आनंदपुर साहिब से विधायक, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पढ़े 31 साल के हरजोत सिंह बैंस, भोवा से विधायक लालचंद कटारूचक, अजनाला से विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल, पट्टी से पहली बार जीते लालजीत सिंह भुल्लर और होशियारपुर के विधायक ब्रह्मशंकर जिम्पा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। 2011 से जो सफर शुरू हुआ था, पहले अन्ना आंदोलन, फिर आम आदमी पार्टी, और सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की है कि आम आदमी पार्टी से पहले, अरविंद केजरीवाल जी से पहले लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि राजनीति से देश नहीं बदल, राजनीति से युवाओं का भरोसा उठ चुका था, पर अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने दोबारा युवाओं का भरोसा राजनीति में जताया। देखिए, मैं तो पहले भी लोगों का सेवक था, आज भी सेवक हूँ, सेवक बन के सेवा करूंगा। सबसे पहले प्राथमिकता तो हमारे साथियों की यही है कि हम लोगों के काम करें और जो वादे हमने किए हैं उन वादों को हम पूरा निभाएं, 100% पूरा करें। कुल 10 मंत्रियों में से 5 मालवा, 4 माझा और 1 दोआबा से हैं। 10 मंत्रियों में से केवल 1 महिला मंत्री हैं। 2 विधायक दूसरी बार विधायक बने हैं, जबकि 8 पहली बार विधायक बनकर मंत्री बने हैं। इस कैबिनेट में 31 साल से लेकर 60 साल तक के मंत्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री समेत इस मंत्रिमंडल की औसत उम्र 47 वर्ष है। हालांकि भगवंत मान मंत्रिमंडल में
जो नाम शामिल नहीं हो सके वो ज्यादा चौंकाने वाले हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में अभी 7 और मंत्रियों की जगह खाली बची है। निराश विधायक उसी से उम्मीद लगा रहे हैं। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे हालात में भारत ने रूस से 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने का सौदा किया है। मेहर पांडे की रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई के 3 हफ्ते से भी ज्यादा समय के बाद भारत ने रूस से किफायती दामों पर कच्चा तेल निर्यात करने का फैसला किया है। सूत्रों से एनडीटीवी को पता चला है कि इंडियन ऑयल ने आखिरकार एक रूसी तेल कंपनी के साथ 30 लाख बैरल कच्चे तेल के आयात का सौदा कर लिया है। ये सौदा दोनों कंपनियों के बीच का है। रूसी कंपनी के साथ कच्चे तेल का सौदा भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छी शर्तों पर हुआ है। रूसी तेल कंपनियों से कच्चा तेल खरीदने के संबंध में भारतीय तेल कंपनियों पर कोई बंदिश नहीं है। कच्चे तेल के आयात के लिए रूसी तेल कंपनियों के साथ HPCL जैसी कंपनियों के भी सौदा करने की संभावनाएं हैं। जंग की शुरुआत से भी कच्चे तेल का दाम $100 प्रति बैरल से भी ऊपर चढ़ गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने संसद को हफ्ते की शुरुआत में बताया था कि अगर भारत के हित में हुआ तो किफायती दामों पर रूस से तेल खरीदा जा सकता है। The government will explore all options. पिछले कुछ हफ्तों से सैन्य कार्रवाई जारी है। सरकार सभी विकल्प तलाशेगी। रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क में है। मेरी खुद रूसी फेडरेशन के साथ बातचीत हुई है। चर्चा चल रही है। रूस के पास या नए सप्लायरों के पास कितना तेल उपलब्ध है, जब भी हमारी तेल कंपनियों और रूस के बीच ये सौदा होगा, हम आपको बता देंगे। अभी जंग के दौरान स्थिति तेजी से बदल रही है। On the first opportunity, whenever these arrangements are worked out, ये सौदा ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के कच्चे तेल के आयात पर पाबंदी लगा दी और दूसरे देशों से भी ऐसा करने को कहा। अमेरिकी सरकार ने भारतीय सौदे की अफवाहों पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मुझे नहीं लगता कि ये पाबंदियों का उल्लंघन होगा, लेकिन ये भी सोचिए कि जब इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी तो आप किसके साथ खड़े होते दिखना चाहेंगे। रूसी नेतृत्व का समर्थन एक ऐसे आक्रमण का समर्थन है जिसका बहुत भयानक असर हो सकता है। शुक्रवार को भारत सरकार ने तेल खरीदने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि भारत के जायज ऊर्जा सौदों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन संकट के बाद तेल के बढ़ते दामों से अलग स्रोतों से खरीदने का दबाव है। रूस के साथ आयात के लिए दोनों सरकारों के बीच कोई समझौता नहीं है। यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस रूस के 75% प्राकृतिक गैस खरीदते हैं। नेदरलैंड्स, इटली, पोलैंड भी रूस का कच्चा तेल आयात कर रहे हैं। खुद रूस से तेल खरीदने वाले या तेल मामले में आत्मनिर्भर देश दूसरों को सलाह नहीं दे सकते। हालांकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक रशियन कंपनी के साथ की डील यूएस सैंक्शन के खिलाफ नहीं जाती, इसके डिप्लोमेटिक नुकसान हो सकते हैं। सरकार फिर भी इस फैसले के साथ खड़ी दिख रही है क्योंकि पेट्रोल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतना आवश्यक है। हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया और परेड की सलामी भी ली। अमित शाह ने कहा कि अगर मौजूदा वक्त की तरह ही सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाल रखी तो मुमकिन है कि आने वाले कुछ साल में यहां सीआरपीएफ की जरूरत ही नहीं रहे। जिस प्रकार से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो। चिर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है।